He was the symptom of degeneration, not its cause, but only an expression of it. This quote is from the book called Twilight of the Idols. ये किताब फ्रेडरिक नीचा ने लिखी थी और इस किताब के अंदर ये जुमला सोक्रेटिस के ऊपर तनकीद करते हुए लिखता है। ये चीज़ क्यों अपने आप में वज़न रखती है? इसलिए कि सोक्रेटिस कोई एक आम इंसान नहीं है, ना ही वो कोई आम फिलोसोफर है। सोक्रेटिस ने ज़िंदगी में कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन वो आज भी जाना जाता है और किसी आम वजह से नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण वजह से, क्योंकि उसका जो मगरिबी दुनिया के ऊपर असर है, वो बेमाय बेतहाशा है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स। अब फ्रेडरिक नीचा ने जब उसके साथ डिसएग्री किया, हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ऐसी क्या बात थी जिसमें फ्रेडरिक नीचा को सोक्रेटिस के साथ डिसएग्री करना पड़ा। इसका पहला पहलू ये है कि सोक्रेटिस और फ्रेडरिक नीचा की फिलॉसफी में बहुत फ़र्क था। फ्रेडरिक नीचा अपने आप में एक सर्वाइवलिस्ट टाइप की फिलॉसफी रखने पे मानन था। अगर मैं इनको सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊँ, वो ये कि फ्रेडरिक नीचा के समझता था कि दुनिया एक जिम की तरह है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जाते हो और शुरुआत में आपको चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल होती है। मैंने जिम की मिसाल जानबूझ के दी है कि जब भी आप कभी जिम जॉइन करते हो, जब आप वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, तो शुरुआत में थोड़ा वज़न भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। लेकिन जैसे-जैसे आप एक्सरसाइज़ करते हो और आपके मसल्स बिल्ड होते हैं और आप जैसे ही अपने आप में चीज़ों को डेवलपमेंट की तरफ जाते हो, तो जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगती थी और जो चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार करती थी, वो ही चीज़ आपको उतनी ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही होती है, आपको उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है बाय डेवलपिंग योर मसल्स, और साथ में आपकी मेहनत कम लग रही होती है। फ्रेडरिक नीचा दुनिया को कुछ इस तरीके से ही देखता था। फ्रेडरिक नीचा ये समझता था कि एक इंसान जो कि दुनिया में आया है, उसका एक गोल है। उस गोल को फ्रेडरिक नीचा ने नाम दिया था विल टू पावर का। अब व्हाट डज़ विल टू पावर मीन इन इटसेल्फ? फ्रेडरिक नीचा के इस विल टू पावर का क्या मतलब है? विल टू पावर एक उस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रेडरिक नीचा की फिलॉसफी में, जिसके अंदर वो ये बयान करता है कि एक आम इंसान जो भी करता है वो किस लिए करता है और वो क्या चीज़ अचीव करना चाहता है उसके थ्रू। सबसे पहली चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है विल टू पावर को याद करते हुए, वो ये कि फ्रेडरिक नीचा का मानना था कि जो सफरिंग है, जो इंसान आजमाइशों से गुजरता है, ये आज़माइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इनसे बचना नामुमकिन है। एक इंसान को चूज़ करना होगा किस आज़माइश से वो जाता है। इंसान आज़माइश को कम कर सकता है वक़्तन वक़्तन दौर पे, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान एक आज़माइश को सिर्फ़ कम कर सकता है, तो उस दौरानिया से थोड़े आसानी से निकल सकता है। लेकिन फ्रेडरिक नीचा का ये भी मानना था कि अगर तुम आज़माइश से अपने आप को सुधारोगे नहीं, एक मुश्किल वक़्त से, मुश्किल दौर से अपने आप को गुज़ारोगे नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अब तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे। वैसे ही अगर मैं वापस जिम की मिसाल दूँ, अगर आप सिर्फ़ 1 किलो की वर्ज़िश करते रहेंगे, तो आपको चीज़ों को डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे ही अगर आप किसी भी पहलू पे देखते हैं, अगर आप छोटी चीज़ को बार-बार दोहराते रहेंगे, तो उस चीज़ को आपको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से फ्रेडरिक नीचा का मानना था कि जब हम ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं, किसी भी मुश्किल से गुज़रते हैं, वो हमारा कैरेक्टर डेवलप करता है, वो हमें इन जनरल डेवलप करता है, ओवरऑल हर एस्पेक्ट में। जब ऐसा होता है तो इंसान अपने मकसद से करीब तर होता जाता है। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ। आज से 5 साल पहले जब कोई मसला मुझे दरपेश आता था, तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल मुझे लगता था।
अगर वही चीज़ आज के दौर में दोबारा से मेरे सामने आती है, मैं उसको आसानी से कर सकता हूँ। अब उसको आप एक्सपीरियंस बोलें या जो भी बोलें, अगर समझना है तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है। फ्रेडरिक नीचे का एक और पहलू था मानना, वो ये था कि हर इंसान इस पहलू से गुज़रना नहीं चाहता। और फ्रेडरिक नीचे समझता था कि वो लोग जो इस पहलू से भागते हैं, बचते हैं, डॉज करते हैं, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसका मानना ये था कि ये वो लोग हैं जो मेजॉरिटी होती। मेजॉरिटी आपको ऐसी ही मिलेगी जो उस सफ़रिंग से नहीं गुज़रना चाहती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं बगैर किसी मुश्किल से गुज़रे हुए। इस वजह से फ्रेडरिक नीचे ने बोला था कि जो इंसान इस अ, चैलेंज का सामना कर लेता है और ये इस इम्तिहान से गुज़र जाता है, तो वो जिस कैफ़ियत में आएगा, उस कैफ़ियत को उसने नाम दिया था फ्रेडरिक नीचे ने उबरमेंश का। उबरमेंश अपने आप में एक जर्मन वर्ड है जिसकी अंग्रेज़ी और उर्दू में कोई सीधी ट्रांसलेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको करना है तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं सुपीरियर मैन या फिर बेहतर आदमी। बेहतर आदमी वो होता है जिसने अपनी कमज़ोरी के ऊपर गिरफ्त हासिल कर ली होती है। वो अपनी कमज़ोरियों को जान चुका होता है और उससे निकल गया होता है या फिर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। ये चीज़ फ़ोकस में रखने की है कि फ्रेडरिक नीचे ने जब उबरमेंश का ताल लफ्ज़ इजाद किया था तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं था ये एक परफ़ेक्ट आदमी होगा। ये वो आदमी होगा जो मुस्तकिल अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा। देयर इज़ नो फिक्स्ड ग्रेटनेस। आपकी कोई फिक्स्ड एक ऐसी जगह पे आप पहुँच नहीं सकते जहाँ पे आप बिल्कुल ही सुपीरियर हो जाओ। आपको ये चीज़ मुस्तकिल करते रहना है। ये फ्रेडरिक नीचे की फ़िलॉसफ़ी। अब ये चीज़ समझाने का मेरा आपको मकसद ये था क्योंकि अब मैं जानने लगा हूँ कि जिस वजह से वो सोक्रेटिस से डिसएग्री करता था। इससे पहले मैं डिसएग्रीमेंट की तरफ जाऊँ, मैं उस पहलू को भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा सोक्रेटिस के, जिस वजह से ये पूरा का पूरा चीज़ सामने आई। सोक्रेटिस कदीम यूनान में एथेंस के शहर में पैदा हुआ था। उस दौरान इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी का जो ज़ोर था, वो एक एलीट क्लास के पास तक रहता था क्योंकि उस दौर में एक गरीब इंसान या फिर लोअर क्लास के लोग इतना ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाते थे। सोक्रेटिस एक वो शख्स था जो पैसे नहीं लेता था तालीम देने के। यहाँ तक कि उसकी फ़िलॉसफ़ी के अंदर ये था कि तालीम हर इंसान का इख्तियार है। अब जब सोक्रेटिस की आप फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी। एक ये कि सोक्रेटिस की फ़िलॉसफ़ी नंबर 1 है कि मैं बस ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। दूसरा, हर चीज़ के ऊपर आप क्यों बोलो। भले सवाल कितना ही बेमायने क्यों ना हो, आपको उस सवाल के आगे क्यों रखना ज़रूरी है। यू हैव टू आस्क व्हाई। क्योंकि बगैर सवाल किए आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब सोक्रेटिस की ये फ़िलॉसफ़ी, ये 2 मेन फ़िलॉसफ़ीज़ थी। अब फ्रेडरिक नीचा को जो प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि सोक्रेटिस की जो फ़िलॉसफ़ी है, जो उसने आगे रखी थी, वो अपने आप में तो ऑन फेस वैल्यू हमें सही लगती है कि भई सही बात है, हर किसी को सोचने का इख्तियार होना चाहिए, हर चीज़ का इख्तियार होना चाहिए, लेकिन फ्रेडरिक नीचा का ये मानना नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्रेडरिक नीचा ने अपनी फ़िलॉसफ़ी में ये चीज़ मेंशन करी थी कि विल टू पावर के को करने का जज़्बा बहुत कम लोगों में होता है। एक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसके थ्रू जाके अपनी ग्रेटनेस अचीव कर पाते हैं, बाकी सब लोग शॉर्टकट्स तलाश करते रह जाते हैं सारी ज़िंदगी। वो कभी ऊपरमैन या फिर विल टू पावर के थ्रू आगे बढ़ के अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते। सोक्र नीचे का मानना था, सोक्रेटिस ने जब इंटेलेक्चुअलिज्म की टीचिंग स्टार्ट करी तो उसने सबको बराबर की टीचिंग्स दी। जिस वजह से वो लोग जो अपनी विल टू पावर अचीव नहीं करना चाहते थे, उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल एलिटिज़्म आ गया, जो उस चीज़ को सस्टेन रखने के मद्दे मुकाबिल नहीं थे। एक वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर ना करूँ। लाइक बेहतर ना करूँ सा मतलब कि आई डोंट वांट टू वर्क ऑन
टू अचीव समथिंग, आई जस्ट वांट दैट थिंग। जैसे कि फरीद ने बोला, हर कोई ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि भाई हमें शॉर्टकट मिल जाए, हम यहाँ से निकल के एक चीज़ अचीव कर लें। और सोक्रेटिस ने ये चीज़ इंटेलेक्चुअली एनेबल कर दी थी हर किसी को, ये सिखा के कि आप सोचते कैसे हो। फ्रेडरिक नीचे का मानना था कि जब आपने एक इतनी बड़ी नाअहल अवाम को ये सिखा दिया कि आप सोचोगे कैसे, तो उन्होंने जब ये चीज़ सोचना शुरू करी, उन्होंने चीज़ें देखी और उन्होंने देखा कि आपकी एलीट्स उनके ऊपर काबिज़ है और उनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है जिसके थ्रू वो उनसे वो चीज़ ले पाएँ जो चाहते हैं। जैसे कि एक आम बंदा चाहता था कि भई मैं अच्छी ज़िंदगी में ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी गुज़ारूँ, बट ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। वो उसका ख्वाहिश थी कि उसके पास औरतें हों, कई सारी मर्दों के पास मर्दों की ख्वाहिश थी कि औरतें हों उनके पास, लेकिन इट वाज़ नॉट फ़ीज़िबल क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप एक सिंपल पेज़ेंट हो, आपके पास ये रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पर से नीचे का मानना था कि जो सोक्रेटिस की जो फ़िलॉसफ़ी थी, जो उसने ट्रिंकल डाउन करी थी लोअर क्लास में लोगों में, जब वो क्रिश्चियनिटी के साथ मर्ज हुई है, तो वो क्रिश्चियनिटी ह हमारे सामने आई है, जो आज के दौर में हम जिस क्रिश्चियनिटी को देखते हैं। उसका मानना ये था कि ओरिजिनली क्रिश्चियनिटी की जो वैल्यू थी, उसको ऑल्टर कर दिया गया इंटेलेक्चुअलिज़्म की मदद से, और हर वो चीज़ जो कि एक गरीब बंदा नहीं हासिल कर सकता, उस चीज़ को गुनाह बनाकर, और हर वो चीज़ जो गरीब बंदा के पास होती है, जो उस बंदे को मिलती है, जो गरीब बंदे से मेरा मुराद वो है कि हर वो शख्स जिसके पास ताकत नहीं होते, हर बिना ताकत के शख्स को जो चीज़ मिल रही होती है, वो चीज़ सवाब बन गई। हर वो चीज़ पैसों का कम पैसों का होना सवाब बन गया, ज़्यादा पैसों का होना गुनाह रह गया। बगैर प्लेज़र की ज़िंदगी गुज़ारना सवाब बन गया, प्लेज़र के अंदर ज़िंदगी गुज़ारना गुनाह बन गया। वैसे ही बदला वक़्त एक फ़ौरी बदला लेना गुनाह बन गया, माफ़ कर देना सवाब बन गया, क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो कि आम इंसान कर सकता था। तो नीचे का मानना ये था कि सोक्रेटिस की फ़िलॉसफ़ी ने मॉडर्न क्रिश्चियनिटी को राइज़ दी है। अगर ऐसा नहीं होता, तो आज भी जो वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन है, वो ग्रीको रोमन फ़िलॉसफ़ी के ऊपर चल रहे होते हैं। मोर ग्रीक देन रोमन, बट ग्रीक बिकॉज़ रोमन्स ने ग्रीक फ़िलॉसफ़ी ही अडॉप्ट की थी। तो अगर ऐसा नहीं होता, तो जब वो ग्रीक फ़िलॉसफ़ी वो लोग अडॉप्ट करते, तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट। नीचे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है जब आप उसको इन डेप्थ में देखते हो, क्योंकि जिस दौरान वो सोक्रेटिस से इतना डिसएग्री कर रहा था, उसी दौरान वो सोफिस्ट से इंस्पायर्ड था। सोफिस्ट्स वो इंटेलेक्चुअल थे कदीमी यूनान के, जो कि सोक्रेटिस के मुखालिफ खड़े होते थे। अलबत्ता नीचे उनकी फाइनेंस बेस्ड टीचिंग्स को तो इतना पसंद नहीं करता था, लेकिन उनकी जो बिलीव्स थे वो उनको उसको बहुत पसंद थे, क्योंकि सोफिस्ट वो रिलेटिविस्ट उस फिलोसोफर या फिर फॉलोअर ऑफ फिलोसफी को बोलते हैं जो कि मानता है कि कोई एब्सोल्यूट चीज़ दुनिया में नहीं है, लाइक कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है, हर चीज़ रिलेटिव है, हर चीज़ किसी और चीज़ के मद्देमुकाबिल कोई बिल्कुल से चीज़ नहीं है, चाहे वो खुदा हो या कुछ भी हो। फ्रेडरिक नीचे इस चीज़ को बहुत एडमायर करता था। सोफिस्ट्स की कोई अपनी एक फ़िलॉसफ़ी नहीं थी, क्योंकि सोफिस्ट्स वर लाइक, आज के टाइम में हम बोल रहे हैं कि टीचर्स, लाइक कलेक्टिव टीचर्स। अब हर टीचर की एक अलग फ़िलॉसफ़ी होती है, तो हर सोफिस्ट की एक अलग फ़िलॉसफ़ी। तो ये, तो जब नीचा डिसएग्री करता है सोक्रेटिस के साथ, तो वो सोक्रेटिस की उन पहलुओं को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा होता जिसने चीज़ों को बेहतर किया, बल्कि उन चीज़ों को निशाना बनाता है जो कि उसके फ़लसफ़े के साथ मैच नहीं कर रही थी। सोक्रेटिस अपने आप में एक बहुत ही इम्प्रेसिव शख्सियत है, वन ऑफ माय फेवरेट फिलोसोफर्स। आई एम नॉट श्योर कि सोक्रेटिस को फिलोसोफर कहना सही है, क्योंकि
सोक्रेटिस का कोई अपना लिखा हुआ काम नहीं है। हमें जितनी भी चीज़ सोक्रेटिस के बारे में पता है, वो प्लेटो के थ्रू पता है और प्लेटो के अच्छे खासे आइडियाज़ वही हैं जो सोक्रेटिस से उसने अडॉप्ट करे थे। तो तो मेरा बस कहने का मतलब ये था कि फ्रेडरिक नीचे की जो डिसएग्रीमेंट था सोक्रेटिस के साथ, उसका सरफेस लेवल पे मैंने इस वीडियो में खुलासा देने की कोशिश करी है और मैं चाहूँगा कि मैं सोक्रेटिस के ही पहलू को और आगे बढ़ाऊँ और कैसे सोक्रेटिस की कौन-सी तालीमात थीं, जो प्लेटो ने अडॉप्ट करी और कंटिन्यू करा। अगर किसी को नहीं पता प्लेटो कौन था, उर्दू में मैं बता देता हूँ। अफ़लातून का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, अफ़लातून वही शख्स था। अफ़लातून का असली नाम प्लेटो था। वो लफ्ज़ यहाँ पे आते-आते प्लेटो बन गया। अगली वीडियो में मैं इस हवाले से बात करूँगा कि प्लेटो का नाम अफ़लातून कैसे पड़ा और प्लेटो की तालीमात क्या थी और प्लेटो के कुछ इंट्रिगिंग आइडियाज़ के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। थैंक यू।